नमस्कार। कभी सोचा है कि एक इतनी छोटी सी मतलब बिल्कुल अदृश्य सी चीज इतने विशाल शरीर को कैसे चलाती है? सच में एक पूरी की पूरी माइक्रोस्कोपिक फैक्ट्री हमारे अंदर दिन रात चौबीसों घंटे चालू है। आज के इस विश्लेषण में इसी अद्भुत और रहस्यमयी दुनिया की गहराई में उतरते हैं, जो हमारे वजूद का असली आधार है, यानी हमारी सेल या कहें कोशिका। तो चलिए इस सेल्यूलर फैक्ट्री के आज के सफर में 4 मुख्य विभागों पर नजर डालते हैं। पहला, इसका इतिहास और आकार। दूसरा, ऊर्जा और उसका ट्रांसपोर्ट। तीसरा, ढांचा और मैन्युफैक्चरिंग। और अंत में सेल्यूलर रिपेयर और कैंसर का विज्ञान। चलिए बिना देर किए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। भाग 1, इतिहास और आकार, द ब्लूप्रिंट। देखिए, कोशिका जीवन की सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है और इसका जो पूरा सेल थ्योरी है ना, वो स्लाइडेन और स्वान नाम के वैज्ञानिकों ने दिया था। अब इस खोज की टाइमलाइन बड़ी दिलचस्प है। ये 2 अलग-अलग पड़ावों में बटी है। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कोशिका को खोजा था, लेकिन उन्होंने एक मृत यानी डेड सेल को देखा था। इसे याद रखने का एक मजेदार तरीका है, किसी बहुत छोटी चीज को पकड़ने के लिए हुक लगाते हैं ना, बस वैसा ही। लेकिन असली गेम चेंजर मोमेंट तब आया जब एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार एक जीवित कोशिका यानी लाइव सेल ढूंढ निकाली। अब जरा इनके आकार का अंतर देखिए। ये तुलना वाकई हैरान करने वाली है। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा, जिसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। वहीं सबसे बड़ी कोशिका, एक शुतुरमुर्ग का अंडा। जी हाँ, तरबूज जितना बड़ा। इंसानी शरीर की बात करें तो सबसे छोटी कोशिका स्पर्म है, सबसे बड़ी ओवम है और सबसे लंबी कोशिका दिमाग का न्यूरॉन है। स्केल का ये अंतर सच में कमाल का है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, ऊर्जा और परिवहन, पावर ग्रिड। अब बड़ा सवाल ये है कि ये अदृश्य सी संरचना खुद कैसे जिंदा रहती है और इतने भारी भरकम शरीर को पावर कैसे देती है। आइए समझते हैं। ऊर्जा बनाने के लिए हमारे सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसे सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। खोज अल्टमैन ने की थी। इसकी जो अंदर की घुमावदार दीवारें होती है ना, उन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। होता यह है कि जब सांस ली जाती है तो ऑक्सीजन फेफड़ों से होते हुए सीधे इसी माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचती है। अब देखते हैं कि ये पूरी बायोलॉजिकल असेंबली लाइन काम कैसे करती है। जैसे ही ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है, एक पूरा साइकिल शुरू हो जाता है, जिसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं। इसके रिजल्ट में 38 एटीपी बनते हैं। ये 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनाते हैं और इसी एक ग्लूकोज से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा तैयार होती है, बिल्कुल एक फैक्ट्री की तरह। अब सोचिए, दिन भर ठीक से काम करने के लिए लगभग 2500 कैलोरी चाहिए होती है। मजे की बात बताऊं, रेगिस्तान वाले जो खजूर होते हैं ना, सिर्फ 4 खजूर खाने से ही पूरे दिन की जबरदस्त ऊर्जा मिल सकती है, क्योंकि उनमें ग्लूकोज भर भर के होता है। खैर, ऊर्जा तो बन गई, लेकिन इससे सही जगह भेजना भी तो जरूरी है। यही एंट्री होती है गोल्जी बॉडी की। ये सेल का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। मान लीजिए कोई लगातार बोल रहा है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी जीभ को चाहिए। गोल्जी बॉडी पूरे शरीर की ऊर्जा को खींचकर वहां भेज देता है जहां उसकी सबसे ज्यादा डिमांड है। सोचिए, अगर ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम ना हो तो बोलते बोलते 1 घंटे में ही आवाज निकलना बंद हो जाए। इस एनालॉजी पर गौर कीजिएगा। दिमाग शरीर का मेन सर्किट ब्रेकर यानी एमसीबी है। गोल्जी बॉडी हमेशा दिमाग को ऊर्जा देने में प्रायोरिटी रखता है। फास्टिंग या भूखे रहने पर जैसे ही शरीर में एनर्जी गिरती है, दिमाग तुरंत बाकी शरीर की सप्लाई कट कर देता है। इसीलिए चक्कर आता है या बेहोशी छा जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वोल्टेज कम होने पर घर की एमसीबी ट्रिप कर जाती है ना कमाल का मैकेनिज्म। अब आते हैं भाग 3 पर, कंकाल और विनिर्माण मचान। अब यहाँ एक सवाल आना चाहिए कि सरसों के दाने जैसी दिखने वाली ये कोशिका अंदर से पिचक कर खत्म क्यों नहीं हो जाती? इसके अंदर ऐसा कौन सा ढांचा है? दरअसल कोशिका को पिचकने से बचाने के लिए उसके अंदर पिलर्स यानी खंभे लगे होते हैं। इन्हें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या शॉर्ट में ईआर कहते हैं। ये सेल के लिए एक स्केलेटन या कंकाल का काम करता है, बिल्कुल शरीर की हड्डियों की तरह। अगर हड्डियां ना हो तो पूरा का पूरा शरीर 1 सेकंड में जमीन पर ढेर हो जाएगा। जब इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो पता चलता है कि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 बिल्कुल अलग हिस्से हैं। एक हिस्सा एकदम चिकना यानी स्मूथ होता है, जो फैट या वसा बनाता है,
और दूसरा हिस्सा खुरदुरा यानी रफ होता है, जिस पर छोटे छोटे दाने चिपके होते हैं। ये दाने असल में राइबोसोम हैं, जो प्रोटीन बनाते हैं। मतलब एक ही फैक्ट्री के अंदर दो बिल्कुल अलग अलग डिपार्टमेंट चल रहे हैं। स्मूथ ईआर जो फैट बनाता है ना, उसके बड़े शानदार फायदे हैं। ये शरीर को एक प्रॉपर शेप देता है, चेहरे पर चमक लाता है और अंदर के अंगों को बाहरी चोट से बचाता है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि महिलाओं में नेचुरली फैट थोड़ा ज्यादा होता है। इसी वजह से उनकी स्किन ज्यादा ग्लो करती है और उन्हें ठंड भी कम लगती है, क्योंकि ये फैट कड़ाके की सर्दी से एक इंसुलेशन का काम करता है। दूसरी तरफ रफ ईआर पर चिपके हुए ये राइबोसोम्स इस फैक्ट्री के सबसे मेहनती कर्मचारी हैं। इन्हें सीधा सीधा प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जा सकता है। ये लगातार वो जरूरी प्रोटीन बनाते रहते हैं जिससे शरीर बढ़ता है और उसे मजबूती मिलती है। बिना प्रोटीन के शरीर का विकास समझ लीजिए नामुमकिन है। अब ये राइबोसोम भी दो तरह के होते हैं। यहाँ S का मतलब सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है। जो छोटे सूक्ष्म जीव हैं, जैसे बैक्टीरिया या वायरस, उन्हें कम एनर्जी चाहिए, तो उनमें छोटा 70S राइबोसोम काम कर जाता है। लेकिन इंसानों या जानवरों को, जिन्हें 80 किलो का भारी भरकम शरीर उठाना है, उन्हें तो एकदम हैवी ड्यूटी प्रोटीन फैक्ट्री चाहिए ना। उनके लिए होता है 80S राइबोसोम। चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं। भाग 4, विभाजन और कैंसर, रिपेयर और ओवरड्राइव। टोन को थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं और देखते हैं कि अगर इस फैक्ट्री में कुछ टूट फूट हो जाए तो वो खुद की मरम्मत कैसे करती है। कहीं भी चोट लगने पर घाव भरने का सारा जिम्मा सेंट्रोसोम का होता है। इसका काम है सेल डिवीजन करना। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, सेल डिवीजन का मतलब टूटना नहीं है। इसका मतलब है अपने जैसी बिल्कुल नई कोशिका तैयार करना, एक तरह से क्लोनिंग करना, ताकि जो कोशिकाएं मर गई हैं उनकी जगह भरी जा सके। लेकिन पूरे शरीर में ये रिपेयरिंग स्पीड एक जैसी बिल्कुल नहीं होती। लिवर में सेंट्रोसोम सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। मतलब अगर लिवर में कोई बहुत गहरी चोट लग भी जाए तो वो खुद को गजब की स्पीड से ठीक कर लेता है। इसके एकदम उलट दिमाग में सेंट्रोसोम होता ही नहीं है। मतलब वहां रिपेयरिंग के चांसेस बिल्कुल जीरो हैं। और इसीलिए ये बात बायोलॉजिकली बहुत क्रिटिकल हो जाती है कि सिर पर कभी अंदरूनी चोट ना लगे। अगर ऊपर छिल गया तो स्किन और हड्डी रिपेयर हो जाएगी, लेकिन अगर डैमेज अंदर न्यूरॉन्स तक पहुंच गया तो वो कभी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि वहां सेंट्रोसोम है ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि हेलमेट पहनना सिर्फ एक कानूनी नियम नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल मजबूरी है। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है कि सेल डिवीजन वैसे तो जीवन रक्षक है, लेकिन जरा सोचिए क्या होगा अगर ये डिवीजन पूरी तरह से बेकाबू हो जाए, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। जब ये सेंट्रोसोम पगला जाता है, मतलब जरूरत से ज्यादा और बिना किसी कंट्रोल के कोशिकाओं को बनाने लगता है, तो इसी कंडीशन को कैंसर कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि कोई दरवाजा अपनी चौखट से इतना बड़ा हो जाए कि उसे बंद ही ना किया जा सके। ये हद से ज्यादा बनी हुई कोशिकाएं ट्यूमर का रूप ले लेती हैं और शरीर के अच्छे भले स्वस्थ अंगों को ही तबाह करने लगती हैं। चलिए इस पूरी सेलुलर फैक्ट्री का एक क्विक रनडाउन कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हमारी ऊर्जा बनाता है, गोल्जी बॉडी उस ऊर्जा को ट्रांसपोर्ट करता है, ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ढांचा तैयार करता है, राइबोसोम प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और सेंट्रोसोम ये सारी टूट फूट और रिपेयरिंग हैंडल करता है। सब कुछ एकदम सेट है। तो फाइनली बात ये समझ आती है कि जीवन एक बिल्कुल परफेक्ट सटीक बैलेंस पर टिका हुआ है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इतने कमाल का तालमेल है कि अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो पूरा का पूरा सिस्टम ढह सकता है। सच में ये सोचना कितना रोमांचक है ना कि जिस वक्त इस विश्लेषण को सुना जा रहा है, ठीक उसी वक्त शरीर के अंदर ये अदृश्य फैक्ट्री बिना रुके अपना काम कर रही है। आज के इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस विश्लेषण से शरीर के शानदार विज्ञान को समझने में एक नया नजरिया मिला होगा।